पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5 निकालें। अच्छा जी, इस सवाल के अंदर अब मैंने आपको 3 चीजें बतानी है, वो जरा अटेंटिवली सुनते रहिएगा। हमारे साल का प्रॉफिट है 40, पिछले साल का प्रॉफिट है 30। प्रॉफिट में कैपिटल गेन इनकम पड़ी है वो माफ है, यानी शेयर बेच के प्रॉफिट आया वो माफ है। अकाउंटिंग वालों की WDV दी हुई है, हमारा साल है 31, 12, 6 और 7। तो अकाउंटिंग वालों की WDV दी हुई है 31, 12, 5 की, यानी इसको मैं कह सकता हूं कि मुझे 1 जनवरी 6 की ओपनिंग BV गिवन है जो मुझे चाहिए होती है। 1 जनवरी, भाई आपको मैं 2 दफा ऑब्जर्व किया है, पहले पिछले वाले से बातें कर रहे थे, अब उसके आने पे देख रहे हो उसको। 1 जनवरी 6 की बुक वैल्यू सवाल के अंदर अवेलेबल है। द अकाउंटिंग एंड WDV आर एज फॉलोज। तो मेरे ख्याल से कॉस्ट कम रिडक्शन को छोड़े परे, पहले जरा देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन का रेट कितना है। फर्नीचर एंड फिक्सचर आर डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेस एट रेट ऑफ 10% पर एनम। और मशीन के लिए डेप्रिसिएशन रेट है, मशीन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 5 एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। तो 200 के ऊपर ये आपने 8 से डिवाइड करना था और 50 को आपने 10% से मल्टीप्लाई करना था। इससे कोई एडिशन डिस्पोजल है नहीं, इससे आपकी डिप्रिसिएशन निकलानी थी। टैक्स बेस भी गिवन है 1 जनवरी 6 की, और 1 जनवरी 6 की टैक्स बेस फर्नीचर की भी गिवन है। इनके लिए जो डेप्रिसिएशन रेट थे, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन WDV। तो ये WDV के ऊपर आप लोगों ने रेट लगा देने थे, आपकी डेप्रिसिएशन आ जानी थी। तो हैविंग सेड दिस, अगर आप सॉल्यूशन के अंदर देखें तो व्हाट यू विल फाइंड, अनलकीली सॉल्यूशन में दोनों का अकाउंट कंबाइन करके बना हुआ है, लेकिन वो बनाना कोई खास जरूरी नहीं था। जब कैरी डाउन्स अलग अलग अवेलेबल आप कर सकते हैं तो एज इट इज चीजों को मिक्स करने की क्या जरूरत है। ये वैसे यहां तो अकाउंट अलग अलग ही बना हुआ है ना, ये अकाउंटिंग वालों का है, ये अकाउंटिंग वालों का है, ये टैक्स वालों का टी अकाउंट है स्टेटमेंट फॉर्म में, ये टैक्स वालों का है। हाँ, वो इकट्ठा कर दिया, टोटल कर दिया, इस टोटल की कोई खास जरूरत नहीं थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, चलें चिनमिन खत्म करें, मैं अगली बात करता हूं। 5 के साल में जो लॉस है उसके साथ लिखा हुआ है एज ऑन, तो शायद ये 2003, 4, 5 कई सालों का लॉस चला रहा हूं। 5 के साल में जो एज ऑन लॉस है वो है 75। इसके आपने 2 काम करने हैं, जल्दी बैठो भाई उधर, यार हद होती है। इसके आपने 2 काम करने हैं इस लॉस के। 5 के लॉस एज ऑन को आपने 5 की डेफर्ड टैक्स वर्किंग में लेके जाना है और आपने कहना है इस लॉस के अगेंस्ट फ्यूचर में मुझे फायदा आएगा कि टैक्स सेव होगा। तो 5 के एज ऑन लॉस को 5 की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लेके जाने और इस 75 को 5 की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लेके जाना है, फिर इस 75 को 6 के करंट टैक्स में माइनस करना है। ये 2 काम आपको बताए थे। तो जो एज ऑन लॉस होता है 5 का, इसमें 5 में खड़े होकर फ्यूचर में फायदा नजर आ रहा होता है, इसलिए इसको डेफर्ड टैक्स एसेट की वर्किंग में लेके जाने और अगले साल 6 में इसको करंट टैक्स की वर्किंग में लेके जाने। तो आप देखें डेफर्ड टैक्स की वर्किंग 3 हुई थी, 6 की भी हुई थी, 7 की भी हुई थी और 5 की भी हुई थी, क्योंकि ब्रॉड डाउन अवेलेबल नहीं था। तो एवरी पॉसिबल एफर्ट करके ब्रॉड डाउन निकालना जरूरी होता है। अब जो मैंने आपसे बात की है, ये देखें, ये 7 और 6 की करंट टैक्स की वर्किंग है, ये 5 की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग है। एक तो एज ऑन खड़े होके पेज नंबर सॉल्यूशन का 390, 90,
दिस आई वॉज ट्राइंग टू से एज ऑन 75 को आपने इधर लेके जाने, इसका डेफर्ड टैक्स एसेट बना दिया, अगले साल एसेट को रियलाइज कराने यानी फायदा लेने की कोशिश करनी है। तो यहां खड़े होकर आपने कहने कि मुझे फ्यूचर में इंशाल्लाह फायदा आ सकता है, इसका आपने एसेट बना दिया और 6 में जाके उस फायदे को अवेल करना है। लेकिन अनलकीली ये 75 जब माइनस किया स्टिल हमारा लॉस पड़ा हुआ है। अब मैं इसका नाम रखूंगा 6 का लॉस एज ऑन। आज तक पिछले लॉसेस माइनस हो गए, अभी तक बचा हुआ लॉस 36। अब ये जो 6 में लॉस है इसको 6 में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लेके जाना है और कहना है इसके अगेंस्ट फ्यूचर में फायदा आएगा। तो 6 की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लेके जाने और 7 की करंट टैक्स की वर्किंग में लेके जाने हैं। अब अगर आप देखें अगली लाइन, इस 36 को आपने क्या किया है, 6 में आप इसको कहां लेके गए हैं, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में, और 7 में करंट टैक्स की वर्किंग में। चलें जी नोट करें ये वाली डायग्राम, इस तरह लाइन खींच लें जी। लॉसेस की वजह से वो जो टी काउंट के अंदर जो हम एडजस्टमेंट करते हैं वो वही वाली कर लेंगे, वो अलग से कुछ नहीं होगा, वो मैं बताता हूं। एज ऑन लॉस का क्या करना होता है, 5 के एंड पे उसे डेफर्ड टैक्स में ले जाएं और 6 में उसे, फिर 6 में भी एज ऑन लॉस आ जाए, 6 में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में ले जाएं और 7 में उस लॉस को प्रॉफिट में से माइनस कर लें। और भाई मरहबा, कितने दिनों बाद आए? नहीं नहीं, वो ग्रे और ब्लू शर्ट। भैया कुतब, आपने कहां से कल मेरा नंबर ढूंढ ढांड के मुझे मैसेज किया कि 25 मई की छुट्टी होगी या नहीं? ये नहीं किस इलाके में रहते हैं, इनको समझाओ छुट्टी क्या होती है। इट इज नथिंग। तो संडे को आपसे छुट्टी नहीं हो रही होती तो नहीं नहीं, कल नॉर्मल तरीके से क्लास होगी। आप जिगर आजमाएंगे, मैं तीर आजमाऊंगा। जैसे पुलिस ने क्या करना है आगे, पुलिस आजकल दूसरे कामों में मसरूफ है। अच्छा, एक और काम मैं आज बताने लगा हूं, वो भी जरा देख लें। 5 का रेट 35%, 6 का रेट 35% और 7 का रेट 30%। अब एक सवाल बच्चों के जहन में आता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं घर जाके कि वो जो हमने डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बनाया था उसमें वो जो चेंज करनी होती थी वो किस साल करनी है? भाईजान वो 7 के साल करनी है। इस तरह अगर आप लिख लेंगे ना पेपर में तो आपके भाग लग जाएंगे। तो इस तरह अगर आप लिख लेंगे पेपर में तो आपको फायदा हो जाएगा। 5 में रेट क्या था? 35%। 6 में रेट, 7 वाले से सफा ना पूछें, ये है 6 में रेट 35%, 7 में रेट। अब होगा क्या, 6 का कैरी डाउन 35 पे पड़ा होगा जो 7 का ब्रॉड डाउन होगा। अब 7 का बीडी 35 पे पड़ा होगा और 7 का सीडी। तो इसको सेट मेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको इधर ही बना के दे रहा हूं और आप लोगों ने भी जरा आज इधर ही ऐसे नोट कर लेना है। हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट का अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ किस साल का? 2007 का। अच्छा, ये थोड़ा सा जरा मुझे बता दें कि ब्रॉड डाउन या 31/12/6 वाला लाइबिलिटी है या एसेट है? लाइबिलिटी है। नहीं, अमाउंट मुझे बताने की जरूरत नहीं, अमाउंट बताने की जरूरत नहीं। कैरी डाउन फारक करें, मेरी फारक करेंगे, जहां मर्जी जाए कैरी डाउन, मुझे इससे क्या, मैं इससे बॉदर नहीं करूंगा कैरी डाउन क्या है। अब इस डेटे को सामने रख के कैसे लेके चलना है, पहले तो पता है ब्रॉड डाउन की नेचर पता होनी चाहिए, क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे। वो आप लोगों ने घर से सोल्यूशन किया हुआ है, जिस वजह से आप बता रहे हैं कि ब्रॉड डाउन क्या है। अब एक चीज मैंने सोचने को कहा था, ये बैलेंस पड़ा हुआ है 35% पे और ये बैलेंस पड़ा हुआ है। अब 35 को 30 पे लाना है, 35 को 30 पे लाना है। तो 35 को अगर 36 पे लेके जाने तो यहां 1 जमा करेंगे। 35 को अगर 36 पे लेके जाने हैं तो 1 जमा करेंगे, लेकिन अगर 35 को 30 पे लेके आने हैं तो इस डेटे की बुनियाद पर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं यहां पर DTE का लफ्ज लिखकर ब्रॉड डाउन डिवाइडेड बाय 35
इट इज अ पिक्चर विच आई शुड प्रिपेयर इन माई माइंड वट एवर द डाटा में बी। मैं ये कह रहा था ये पिक्चर मेरे जहन में होनी चाहिए, सवाल का डाटा जो मर्जी हो। हाँ, ब्रॉड डाउन मैंने पता होना चाहिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो ये नोट करके ये नोट कर लें कि 7 के अकाउंट में ये एडजस्टमेंट करनी है। इन रेट्स का मतलब ये है किसको किस पे लाने, 35 को 30 पर। ये सारा आपने लिखना है पेज 376 पर। जी आपने क्लास छोड़ी थी वो वाली जिसमें रेट चेंज का इफेक्ट था, वो पूछ रहे से क्लास छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी, लंबी क्लास हुई थी बड़ी। तीन सवाल किए थे प्रैक्टिस के लिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं हाइब्रिड वाले, आज अपने सर पर हाथ रखें शफकत का, शुक्रिया। ओके लेट्स मूव नेक्स्ट। तो ये एडजस्टमेंट आपको 7 के टी अकाउंट के अंदर मिल जाएगी इंशाल्लाह, इसकी रिवीजन भी करेंगे आने वाले दिनों में। सो लेट्स स्टार्ट टुडे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। जिनको एक तड़प अंदर लगी हुई थी कि टेस्ट का सोल्यूशन अपलोड हो जाए, तो 6 बजे से पहले हो गया था सोल्यूशन अपलोड। कितने लोगों ने उस तड़प को अपनी पूरा कर लिया था और शर्मिंदा भी हुए थे सोल्यूशन देख के कि ये तो बड़ी आसान सी बातें हैं। सोल्यूशन में लिखा हुआ था कि रेंटल इनकम एक्सीड द कैश रिसीव्ड बाय 10, ये लिखा हुआ था। नहीं 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 नहीं, मुझे तो समझना आवे था रेंटल इनकम एक्सीड द कैश रिसीव्ड बाय 10। तो इधर अब आप लोगों ने क्लोजिंग रिसीवेबल को बैलेंसिंग निकाल लेना था, क्योंकि इधर तो रिसीवेबल ही बैलेंसिंग आता है ना। ये सोल्यूशन में 9 लिखी थी जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई थी। रेंटल इनकम का अकाउंट बनाना था। मुझे पता है जो हाइब्रिड वाले दाएं में देख रहे हैं टेस्ट ही नहीं दिया उन्होंने क्यों देखना इधर। तो फिक्रा अंग्रेजी का पढ़ें, रेंटल इनकम एक्सीड द रेंट रिसीव्ड बाय 10। इसको जरा ट्रांसलेट करें। अब अनअर्न्ड बैलेंसिंग आ रहा है या रिसीवेबल? अच्छा, अब हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट। टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग यूज कर रहे थे, इनकम उल्टा के लेस करके रिसीट ऐड कर देनी थी आपने जीरो की, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग रिसीवेबल जाना था, लेकिन टैक्स बेस जीरो आनी थी क्योंकि टैक्स वालों की दुनिया में रिसीवेबल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये एक एडजस्टमेंट थी। बाकी दूसरा लीज की एडजस्टमेंट थी सवाल के अंदर। उस एडजस्टमेंट को हमने इसलिए इग्नोर किया था कि इंस्टॉलमेंट को, इसलिए कि इंस्टॉलमेंट हमारे साल पे हो रही थी या अगले साल पे हो रही थी। कितने लोगों का नोट टैली कर गया था टेस्ट में? 1 2 3 4। बड़े बड़े पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, आप पता नहीं किसी साथ बैठे होते हैं। पेज 315, शहजाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, 315। ओके एक बिजनेस है, उसने बताया कि 2013 में मेरा शेयर कैपिटल है 700 मिलियन, यानी इस साल नया इंजेक्ट नहीं हुआ, बैलेंस शो कर रहा है। शेयर कैपिटल बिजनेस का 700 मिलियन है। ओनर घर से कई साल पहले 700 मिलियन लाए थे और अभी नोट ना करो, 2013 के साल में यहां पे खड़े होके बिजनेस ने 320 तक कमा लिया था। 2013 के साल में, साल के शुरू में खड़े होके बिजनेस ने आज तक 320 कमा लिया था। ये चेहरा इधर रखें,
अगर बिजनेस शुरू हुआ था 2005 में, तो 2005 से 2013 के पहले दिन तक रिटेन्ड अर्निंग, आज तक के अर्निंग्स या प्रॉफिट्स का टोटल आपका 320 आ रहा है। ये पिछले सारे सालों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं। भाई प्लीज क्लास चल रही है। ये पिछले सारे सालों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं। इसमें आप डालेंगे इस साल का प्रॉफिट, डेट विल बी 110, बाकी डिविडेंड भी माइनस होता है, वो आप लोगों को पता है फेयर 1 में। इसमें आप डालेंगे इस साल का प्रॉफिट, तो ये हमारी आ जाएगी क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट होनी है, मैं बाद में कराता हूं। इसके बाद पैट आपका आना, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसके बाद पैट आपका आना है फॉर द ईयर 110 के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर। इधर देख लें, रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस साल पहली दफा शायद रिवैल्यूएशन हुई है। रिवैल्यूएशन का मतलब है आपकी लैंड मिसाल के तौर पे या बिल्डिंग आपकी 50 मिलियन पे पड़ी हुई थी, आप उसे 70 मिलियन पे ले गए, तो 20 का सरप्लस आ गया। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस 20 आ जाएगा, और कुछ सरप्लस को हम ट्रांसफर कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग में। इस सारे डेटे की बुनियाद पर मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दो चीजें होती हैं, एक होता है P&L, एक होता है OCI। अच्छा जी, P&L के अंदर जो है वो आपका डेटा शुरू होता है सेल से, और चलते 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 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसके बाद आता है टैक्स एक्सपेंस। इसमें दो चीजें होती हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। ये वो नोट जो 7.1 नोट होता है, ये वहां से फिगर आ जाती है, टैक्स एक्सपेंस। इसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे सवाल में है 110 का हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया फॉर द ईयर। इसके बाद OCI में आता है रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर, दैट इज 20। 130 का नाम अभी मैंने लिख रहा, वो होता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो SOCI कंप्राइजेज ऑफ P&L एंड OCI। इसके बाद हमारी बनती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसके आते हैं ओपनिंग बैलेंसेस 1 जनवरी 13 के। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 700, रिटेन्ड अर्निंग का 320 और सरप्लस का 0। फिर इसके बाद जो पैट है फॉर द ईयर, ये आप यहां पे देखें, यहां से रूट होके इधर आ जाता है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर ये आ जाता है इधर 20। कुछ लोग 110 और 20 को आमने सामने लिखते हैं और उधर लिखते हैं TCI, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे फिलहाल। पैट को आपने रूट करा के इधर डाल दिया और रिवैल्यूएशन सरप्लस को इधर डाल दिया। इसके बाद एक एंट्री होती है ट्रांसफर की, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। जी 420 17। बताने का मकसद यह था कि बहुत बड़ी अवाम यह समझ, ये हाइब्रिड में क्या हो रहा है, आना जाना चल रहा है, क्या इशू क्या हुआ है भाई उधर? चलें जो भी हुआ अभी बैठने दें, फिर देखें बाद में हल करें, जल्दी बैठ जाएं। अच्छा, बताने का मकसद यह था, कुछ लोग समझते हैं, अब लोगों को कौन पूछे, कुछ लोग समझते हैं कि जो सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर होता है ये SOCI के मुंह पे ट्रांसफर होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी इस साल हमें सरप्लस आता है वो यहां जाता है और फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाके सरप्लस का कुछ हिस्सा ट्रांसफर हो जाता है रिटेन्ड अर्निंग के अंदर। अच्छा, अब इसको जरा एक दफा देख लें, फिर नोट कीजिएगा, हमारी फिगर्स जरा याद कर लें। 700, 320 ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, इस साल का प्रॉफिट 110, इस साल का सरप्लस 20 और सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर हुआ 3। अब ये SOCI क्या है, अभी तस्वीर ना खींच, SOCIE क्या है, इसको आप एनुअल रिपोर्ट 2019 से देखते हैं। कल तो पता नहीं हम कहां ऊपर चले गए थे। ये भी चीजें लिखनी पड़ती हैं, वैसे ये कंपनी लॉ में पढ़ाई जाती हैं। कंपनी के ऑडिट शुदा मालियाती हिसाबात बराए साल 31 दिसंबर 2019 कंपनी की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता बरसों के लिए सालाना और सहमाही हिसाबात भी वेबसाइट पर मौजूद हैं। SCCP ने सर्कुलर नंबर 10 बाबत 2020 मोरखा 1 अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस और इसके नतीजे में हुकूमत की तरफ से बंदिश के असर को जाहिर करने के लिए कायदे में नरमी कर दिया। ये आपको उर्दू पढ़ने को कहा जाए तो आप लोगों में पता नहीं क्या पढ़ना है, अभी किसी को बुलाया जाए, नहीं कुछ बच्चे
एक दफ़ा किताब को एक पढ़ी हुई थी, तो एक बच्चे को मैंने कहा जरा पढ़ो, तो वहाँ लिखा हुआ था सूफिया के लिए ना, यानी जो अल्लाह के ज़्यादा नेक बंदे होते हैं, तो उनको कलमा इतने लाख दफ़ा पढ़ना चाहिए। तो मैं उसने पढ़ते पढ़ते सोफिया को कलमा मैंने सोफिया को कलमा इतनी दफ़ा पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब एक जगह लिखा हुआ था बकरियां चराते हैं, तो वो भाई भाई पढ़े बकरियां चुराते हैं। तो इसी तरह आप कुरान पढ़े होते हैं नमाज में, तो फरिश्ते भी पता नहीं आप क्या सोचते होंगे कि इसको सही तरह से सूरह फातिहा भी नहीं पढ़नी आती। तकरीबन 70-80% लोगों का मेरा तजर्बा है कि गलत होती है, उससे भी ज़्यादा शायद समझ लें। अच्छा जी, यस सर करने से काम नहीं चलेगा। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, इन्होंने थोड़ी सी सुस्ती की है, SOCI नहीं लिखा, प्रॉफिट और लॉस लिखा है। ये प्रॉफिट और लॉस है, इसमें जो PBT के बाद टैक्स के बाद प्रॉफिट आ रहा है ना, इसे कहते हैं पैट। ये जो पैट है हमारा, इट वाज लाइक, ये हमारी फिगर थी सवाल के अंदर 110। इनका जरा पैट देखें कितना आ रहा है प्रॉफिट के अंदर। इनका पैट आ रहा है जी, जल्दी जल्दी बताएं, 1346। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, ये इनका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। इन्होंने थोड़ी सी खुला खुला काम किया, ये P&L बनाया है। अगले सफे पे ये गए हैं, इन्होंने बनाया है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अगले सफे पे बनाई है। लेकिन याद रखिएगा SOCI में तो दोनों चीजें होती हैं, P&L भी और OCI भी। अब इन्होंने एक गड़बड़ किया है, ऊपर से P&L वाली फिगर लेके आए हैं 1346, क्योंकि वो तो इनको लानी पड़नी थी 1346। तो P&L अब असल में आप इस तरह विजुलाइज करें कि ये है SOCI, इसमें P&L है 1346 और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग से आ रही है। तो बता दें SOCI कैसे बनता है। SOCI इज सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर जमा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें मिसाल के तौर पे अनरियलाइज्ड गेन आते हैं, लैंड को रिवैल्यू कर दिया लेकिन अभी तक बेचा नहीं। इसके बाद जब ये पैट में OCI आएगा, इनके OCI के लॉसेस आ रहे हैं, पता नहीं ये ना थी हमारी किस्मत, वो कोई चीज होते होंगे। जब टोटल आएगा तो इस टोटल का नाम हम रखेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। अच्छा, अब आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इसका पैट आ रहा है पॉजिटिव 1346 और OCI फॉर द ईयर आ रहा है नेगेटिव 3485। 1346 और नेगेटिव 3485 को जहन में रखें और देखिएगा ये दोनों कहां गिरेंगे जाके, ये दोनों गिरेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आए तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आपको ये नजर आ रही है रिटेन्ड अर्निंग। क्या नजर आ रही है? रिटेन्ड अर्निंग के अंदर आपको क्या चीज नजर आ रही है? रिटेन्ड अर्निंग के अंदर आपको नजर आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर, और वो प्रॉफिट फॉर द ईयर वही फिगर है 1346। और इसी तरह इन्होंने एक और फिगर शो की होगी, डेट विल बी इन, ये इन्होंने किसी वजह से यहीं शो कर दी है, इसको छोड़ें क्योंकि ये हमारे उसमें स्कोप में नहीं है। ये वाली फिगर एक, हाँ डिविडेंड को तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, ये इनकी OCI वाली फिगर आ रही है 3466, बट छोड़ें इसको। मुझे बताएं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शुरू कहां से होती है? ओपनिंग बैलेंस से शुरू कहां से होती है, लेकिन उन्होंने 2 साल की बनाई हुई है इसलिए आपको 2 साल की नजर आ रही है। तो मेरा आपसे यह पूछना है कि इन द एंड ये फिगर्स कहां जाएंगी? बैलेंसेस एज ऑन 31 दिसंबर 2019, ये वाली फिगर्स सारी कहां जाएंगी हमारी? 893606 और पता नहीं क्या क्या फिगर्स हैं। ये सारी चीजें जो है वो हमारी पार्क होके इन द एंड 893606 और ये सारा कहां पार्क हो जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। तो इट वॉज अ बिट अजीब बिकॉज पूरी फिगर्स आपको साथ साथ नजर नहीं आ रही थी। तो बताने का मकसद यह था, सबसे पहले कंपनी बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आता है पैट। इस कंपनी ने OCI अगले सफे पे बनाई हुई थी, तो फिर इसने क्या किया था? पहले पैट अगले सफे पे उतारा था और उतार के दोबारा टोटल किए थे। SOCI कंप्राइज ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड सरप्लस फॉर द ईयर। व्हाट इज टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? 130 का नाम TCI, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इन दोनों नदियों को आपने समंदर में गिराना है, इसको हम कहा करेंगे काली और इसको हम कहा करेंगे लाल। अब आपने काली लाल को पकड़ के, काली लाल से मुराद ये नहीं, छोड़े परे, अब हम काली लाल को पकड़ के कहां गिराएंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। हमारा प्रॉफिट हमारी अर्निंग को बढ़ाएगा
और हमारा सरप्लस हमारे सरप्लस को बढ़ाएगा। बाद में भी ये एंट्री भी देखेंगे आज क्लास में, ये क्यों होती है सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। तो याद रखिएगा ये एंट्री ओसीआई में नजर आती है या डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। अब आपने जब नदी को इधर गिरा दिया तो इधर बैलेंस पड़ा हुआ 110, इधर 120। अब आप इधर से इधर जो ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर से इधर ट्रांसफर यहां से रूट कर आके करनी है या डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी से। चलें जी नोट कर लें, ये एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दी है, अगर याद आई हो। अभी सवाल खोल के ना बनाते हैं, फिर जरा चीजें क्लियर होंगी। जी जी क्या करूं, किसी को क्या करना है 20 पे विंग्स ऊपर, यार खुद कर दो। भाई सर आप सुनने में आया आपने मोबाइल सेल कर दिया, खड़े हो जरा भाई, माइक पकड़ाओ इसको, माइक पकड़ाओ जी। भाई मोबाइल सेल कर दिए भाई, माइक ऑन करो। सेल कर दिया मोबाइल, कितने का हुआ है? 42,000 का, माशाल्लाह। वो पूछ रहे किस रास्ते से। अच्छा मोबाइल सेल करके क्या किया फिर? कोई साथ वाले भाई चेक करो, छोटा मोबाइल है इसकी जेब में? छोटा मोबाइल है, छोटा मोबाइल, ये चलेगा, ठीक है ये चलेगा। इस पे कॉल और मैसेज आती है, नेट भी चलता है? सिर्फ कॉल और मैसेज आते हैं, ठीक है गुड, अच्छी बात है। किस चीज ने आपको मजबूर किया ऐसा करने पे? एक मिनट यार, उसको अपने फ्यूचर के बारे में बता लेने दो। किस चीज ने मजबूर किया? यार चुप कर जाओ ना, वो यही तो मसला आप लोगों में बोलते रहते हैं। जी मोहतरम, टाइम बहुत जाया करता था, तो अब क्या रिश्तेदारों ने दोस्त यारों ने आपको क्या कहा है? जरिए आप व्हाट्सएप पे आप नहीं हुआ करोगे यार, बोल ना। कुछ नहीं कहा किसी ने, बस एक दो दिन लोग कहते हैं फिर कहना छोड़ देते हैं, भाई यही होता है। तो कौन इन भाई के नक्शे कदम पे चलेंगे? आई रियली अप्रिशिएट यार। नमाज के बाद ना मस्जिद से बाहर निकलना, मैं आपको कुल्फी के पैसे दूंगा, अगर कुल्फी वाला खड़ा हुआ, अगर कुल्फी वाला खड़ा हुआ। ठीक है, कितने की है? 50 की कुल्फी। प्रॉफिट फॉर द ईयर और सरप्लस फॉर द ईयर कहां जाता है? ओसीआई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह। प्रॉफिट फॉर द ईयर और सरप्लस कहां जाता है? एसओसीआई में। फिर यहां से ये नदी चलते चलते किसमें जाके गिर जाती है? समंदर के अंदर, दरिया में कर लो, चलो फिर अगला समंदर हो जाएगा बड़ा, वेल डन। तो ये दरिया के अंदर गिर जाती है, और फिर ये चीजें कहां जाती हैं? समंदर में। समंदर से मुराद क्या है? बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें बैलेंस शीट में चली जाती हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, चपेट शीट। चलें जी बस करें यार, बस करें, जल्दी करो। जिंदगी में कभी किसी ने आपको ये तो नहीं कहा तुम्हारे से तो बात करते हुए भी डर लगता है? बड़ी खतरनाक बात है ये। सीधे हो जो, पहले आपसे नहीं बात हो रही थी, आप नरम तबीयत के इंसान हो। शहजाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹500 million ऑन 1 जुलाई 2010। द प्लांट हैज अर्निंग लाइफ ऑफ 10 साल एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। शहजाद टेक्सटाइल मिल uses revaluation model for the subsequent measurement of PPE IS 16 and accounts for revaluation on net replacement value method। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड अलग होता है, नेट रिप्लेसमेंट मेथड अलग होता है। अभी जब एंट्रीज खुलेंगी तो बताया जाएगा नेट रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है। द डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशंस परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स आर एज फॉलोज। हमने एसेट खरीदा 1 जुलाई 10 को, दूसरे साल के पहले दिन 630 मिलियन का हो गया। हमने एसेट खरीदा 1 जुलाई 10 को, उससे अगले साल के पहले दिन 320 मिलियन का हो गया। हमने एसेट खरीदा 1 जुलाई 10 को, उससे अगले साल के पहले दिन एसेट 560 मिलियन का हो गया। आपने 30/11 की एंट्रीज करनी है, 30/12 की एंट्रीज करनी है, 30/13 की एंट्रीज करनी है, 30/14 की एंट्रीज करनी है, और एंड के ऊपर अगर एंट्रीज गलत हुई तो एक
डेट डिस्क्रिप्शन, ना 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 बोलना नहीं भाई, बोलना नहीं। कैमरे वाले भाई जरा नजर रखें, जो बच्चे बोलें मुझे उस बच्चे की शर्ट का कलर बताना है आपने, और बालों की नेचर बतानी है, घुंघराले हैं या नॉन घुंघराले। प्लांट लिख दें, प्लांट। अच्छा जी, आप मुझे बताएं हमने प्लांट खरीदा किस दिन? कॉस्ट 500। अच्छा भाई, कुछ हजरात ने डिफरेंट टीचर्स से ये पढ़ा होता है टॉपिक, तो इसलिए जिन हजरात ने इस फॉर्मेट पे पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा हौसला रखिएगा, क्योंकि दूसरे हजरात हैं उनको भी साथ लेके चलना है, और जिसने जिस टीचर से जिस मर्जी मेथड पे रिवोल्यूशन पढ़ी है वो सब सही तरीका था, लेकिन मजबूरन आपको इस नई तरीके के ऊपर आना पड़ेगा जो हम करा रहे हैं, बिकॉज इसी तरीके के बेस पे आगे हमने सवाल करने हैं, वो फिर आप परेशान ही रहेंगे एंड तक। अच्छा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमने इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कॉलम भी डालना है, तो इसलिए बात बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसी फॉर्मेट के ऊपर आपने आना है। अच्छा जी, 30/11 को डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, 500 डिवाइडेड बाय 450, 30/11 बुक वैल्यू 450। पहले साल हमारा प्लांट डेप्रिशिएट हुआ, सिर्फ रीवैल्यू नहीं हुआ। पहले साल की जनरल एंट्रीज, ईयर एंडेड 30/2011, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये एंट्री करने के बाद अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारा बैलेंस शो कर रहा है वो शो कर रहा है 50 मिलियन का, और एसेट अकाउंट का कैरी डाउन जो है वो 500 मिलियन आ रहा है आफ्टर पोस्टिंग दिस जर्नल, ब्यूटीफुल जर्नल एंट्री। अब अगले साल हम देखते हैं कि एसेट अगले साल के पहले दिन रिवैल्यू हुआ या अगले साल के एंड पे रिवैल्यू हुआ। अगले साल के पहले दिन एसेट रिवैल्यू हुआ 630 का। अगला साल शुरू हो गया है, इसलिए मैं ब्लू कलर का मार्कर पकड़ूंगा। अगर यहां मार्कर हुआ, भाई ब्लू कलर का मार्कर ला के दें, ये खोलो जी बैग में, मेरे साथ साथ देखना, पैसे भी पड़े हैं इसमें। ओके, अगला साल एक लाइन आपने छोड़नी है और लिखना है 1 जुलाई 2011, और आपने इस एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट लिखनी है। एक दो लोग मुराकबे में गए हुए हैं दूसरी क्लास में, आई एम गोइंग टू हाईलाइट देम वेरी सून एंड द टाइम विल टेल। रिवैल्यूड अमाउंट मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है? तो भाईजान मार्केट में इसकी वैल्यू है 630। हाइब्रिड क्लास में प्लीज देखें व्हाइट बोर्ड की तरफ, मोबाइल छोड़ दें थोड़ी देर, साइड बैग में रख दें। 1 जुलाई 2011 द रिवैल्यूड अमाउंट इज 630। अच्छा, अब 450 वाली चीज अल्हम्दुलिल्लाह 630 पे चली गई। जब 450 वाली चीज 630 पे चली गई तो दैट इज कॉल्ड एज खुशी। 450 वाली चीज 630 पे चली गई, बट इस खुशी को आप लोगों ने जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना इन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये खुशी आई है या आएगी। लेकिन यार ये जरूरी नहीं है कि आप इस लॉजिक के ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड के ऊपर एतराज कर दें कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड उठा के फारग कर दो। वहां पे भी तो हम 40 मिलियन की बिल्डिंग को 50 मिलियन पे ले जाते थे, वहां करते हैं, बस जितना स्टैंडर्ड कह रहे हैं उस तरह करेंगे। आप IAS 21 के अंदर ये कह दें कि डॉलर है 50 रुपए का और डॉलर अब 60 रुपए का हो गया, तो 10 रुपए का ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन ना करें, ये अनरियलाइज्ड है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जो जिस स्टैंडर्ड ने कहा है उसके मुताबिक चलें। IAS 21 में भी करेंसी के ऊपर अनरियलाइज गेन होता है, IAS 40 में भी बिल्डिंग लैंड के ऊपर अनरियलाइज गेन होता है, लेकिन हम उसको P&L में लेके जा रहे होते हैं। IAS 41 में भी ऐसा ही होता है कि 10,000 वाली गाय 15,000 की हो जाती है, लेकिन हम उसको OCI में नहीं लेके जा रहे होते। तो ये नहीं कहना कि किस स्टैंडर्ड में क्यों लेके जाते हैं, जो जिस स्टैंडर्ड के ऊपर लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया वो उसी स्टैंडर्ड के बारे में चलेगा। शायद बैक एंड पे स्टैंडर्ड्स के बनाने वालों के ये जहन में थीम हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसी भी वक्त बेच सकते हैं,
जानवर किसी भी वक्त बेच सकते हैं, रेडिली मार्केट अवेलेबल होती है। और तीसरी चीज, फॉरेन करेंसी किसी भी वक्त रियलाइज हो सकती है, शायद इसलिए वो लोग P&L में लेके जा रहे हैं। और ये जो पीपी है, ये बिल्डिंग्स, लैंड, एडमिन पर्पस के लिए होती हैं, ये सेल सूल के लिए नहीं होती। इसलिए शायद IAS 16 इस नतीजे पे पहुंचा कि जो गेन्स है उनको अनरियलाइज रखो, P&L में डालने की इजाजत नहीं है। ओके, आप बता दें जी, एक लाइन छोड़ के आप लिखा करेंगे रीवैल्यूड अमाउंट। मार्केट में इसकी कीमत 630 हो गई है। अब अगर मार्केट में इसकी कीमत 630 हो गई है तो 1 जुलाई 11 को हम बुक करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस और इसको बैलेंसिंग निकालेंगे। रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग कितना जी? 180। अब हम एक कॉलम डालेंगे और जिसका पर्पस हुआ करेगा सरप्लस की मूवमेंट शो करना कि सरप्लस फॉर द ईयर कितना आया। अब एक कॉलम में डालने लगा हूं, डेट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यू पहले बताना था, ओहो हाँ, जो लोग जिन्होंने दूसरे टीचर से पढ़ा उनको ऑब्वियसली मसला हुआ होगा, मादरत। तो ये दोबारा बना लेना थोड़ा सा। रीवैल्यूएशन सरप्लस, एक और कॉलम भी आगे डालना, P&L, तीसरा तफा खोला हो बाद में उसने। अच्छा सॉरी भाई, मुझे सवाल स्टार्ट करने से पहले यहां पे एक लाइन लगा देनी चाहिए थी। इसी तरह इससे ऐसा टीचर सीखता है चीजें। अच्छा, तो आप बताएं, जारी सी बात है, और क्या होता है, बच्चे टीचर को सिखाते हैं, टीचर सिखाया होता है प्लान डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो सरप्लस के कॉलम के अंदर जो है वो आप शो कर दें 180। प्लांट 180 से बढ़ा डेबिट, सरप्लस 180 से बढ़ा क्रेडिट। ये अनरियलाइज खुशी होगी। अब कोई बता सकते हैं कि खुशी का एज ऑन बैलेंस कितना है? 180। वही वाला 180 नीचे आ गया। एक चीज मैं कर लूं डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद आप हजरात ने नोट करना। भाईजान एक बात याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन के साथ आपने डेट नहीं लिखा करनी। डेप्रिसिएशन के साथ अगर आप डेट लिखेंगे तो डेट विल बी कंफ्यूजिंग, रिमेनिंग लाइफ निकालने में मसला हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन के साथ डेट नहीं लिखनी। नाउ कितना अरसा एसेट इस्तेमाल हो गया? 1 साल। तो इस प्राइस को कितने सालों में खत्म करना है? 9 सालों में। और आज लॉजिक सुने, रीवैल्यूएशन के टाइम पर रिमेनिंग लाइफ निकालने की। आपने एक एसेट खरीदा 90 रुपए का, आपने सोचा था 3 साल में 30-30 रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगा, लेकिन इसकी बुक वैल्यू आ गई 60। तो आपने इसको रीवैल्यू किया तो मार्केट वैल्यू थी 80। अब आप 80 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब यू आर सपोज टू डेप्रिशिएट 80 ओवर रिमेनिंग लाइफ। अब आप 80 को डेप्रिशिएट करेंगे -40 करके। तो रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे तो एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट होगा, वरना एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट। तो छोड़ें सारी बातें, बस जब भी एसेट रीवैल्यू हुआ करेगा हमने क्या निकालनी पड़ेगी? रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी जी। रीवैल्यूएशन आप बता दें किस दिन हुई? 1 जुलाई 11 को। मुझे बता दें कितने साल एसेट यूज हो चुका है? 1 साल। अगर 1 साल एसेट यूज हो चुका है तो टोटल लाइफ 10 माइनस 1, 9 सालों में इस प्राइस को खत्म कर दें। कितने साल एसेट यूज हो चुके हैं? 1 साल। मार्केट वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ 2 इयर्स। तो इसको 2 सालों में खत्म करना था, लेकिन हमारे सवाल में 9 सालों में खत्म करना है। 630 डिवाइडेड बाय 9। एसेट को भी 9 सालों पे खत्म करें और सरप्लस को भी 9 सालों पे खत्म करें, क्योंकि अजीब सी बात होगी कि एसेट किताबों में नजर आता रहे और सरप्लस जो है एसेट यानी कम होकर किताबों में नजर आता रहे और सरप्लस 180 पे ही पड़ा रहे। तो इसलिए एसेट को भी खत्म करना है और सरप्लस को भी खत्म करना है। अच्छा, अब मुझे बताएं आम हाल आप इलाका, आपका इलाका ग्लासेस वाले भाई, लाहौर, ननकाना वाले लाहौर वालों से बातें कर रहे थे और मैं इधर पढ़ा रहा था। अच्छा नहीं, इस तरह की हरकतें भी थोड़ी कम कर दो भाईजान, ड्राइंग रूम में नहीं बैठ। आप मुझे बताएं जैसे जैसे एसेट खत्म करूं वैसे वैसे सरप्लस खत्म करें। सरप्लस बताएं अनरियलाइज कितना है? 180। इसको कितने सालों में खत्म कर दें? 9 सालों में। 20 का एक और सबूत, अगर मेरा एसेट कॉस्ट पे पड़ा रहता, भाई दिल जान आंखें सब इधर दें, अगर मेरा एसेट कॉस्ट पे पड़ा रहता
तो कितना डेप्रिशिएट होता? 50। लेकिन रीवैल्यू होने की वजह से कितना डेप्रिशिएट हुआ? आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 50, खास हालात वाली 70। सरप्लस की वजह से कितना ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ? 20 ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ। अब जो है हम डेट लिख देते हैं। अब डेट लिखने में कोई मसला नहीं है। डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होती है? ईयर एंड पर। ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। चलें जी, बुक वैल्यूज 160। यहां तक नोट करें, फिर जर्नल एंट्रीज करते हैं। हाँ जी, मैं बताता हूं। भाई येलो शर्ट ग्लासेस वाले भाई, अगर आपने आगे आना है तो इधर आ सकते हैं। ओके, द मार्कर हैज स्पिल्ड इट्स कंटेंट्स। ओके, अब हमारे साल की एंट्रीज जो मैं करूंगा वो मेरा मशवरा है कि आप 3 साल की एंट्रीज ना आमने सामने कीजिएगा। पहले साल की एंट्रीज जैसे आपने कर ली, कोई मसला नहीं। अब मैं 3 साल की एंट्रीज आमने सामने करूंगा, तो कोशिश करें अपने रजिस्टर में आप 3 साल की एंट्रीज कर सकते हैं, जैसे ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करते थे। तो ये ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग तो नहीं है, लेकिन 3 साल की एंट्रीज आमने सामने करने का मकसद ये होगा छोटा छोटा करके कि रिदम बन जाए बातों का। मेरा अगला साल ये वाला, सॉरी 30/12, अगला साल और आखिरी साल 30/14। ओके, अब आप मुझे बताएं कि अगले साल ब्लू मार्कर को मैंने यूज किया है, अगले साल मेरा एसेट क्या हो गया? रीवैल्यू हो गया। तो शुरू में रीवैल्यू हुआ, उसकी मैं एंट्री करूंगा, और साल के एंड पे डेप्रिशिएट हुआ, उसकी मैं एंट्री करूंगा। अब मैं डेट डालूंगा 1 जुलाई 11, और 1 जुलाई 11 को एक एंट्री करूंगा। अच्छा जी, मैंने एसेट खरीदा था 1 जुलाई 10 को 500 का। यकम जुलाई 10 को अकमुलेटेड एफसीएन का बैलेंस 0 था। मैंने 30 जून 11 को एसेट डेप्रिशिएट किया 50 से एसेट को डेप्रिशिएट किया। इसके बाद 30 जून 11 को मेरा कैरी डाउन आया 50। जब अगला साल शुरू हुआ तो मेरा एसेट ब्रॉड डाउन शो कर रहा होगा 500, और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रॉड डाउन शो कर रहा होगा 50। अब मैं सवाल कहता है नेट रिप्लेसमेंट मेथड फॉलो करो। नेट रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब है एसेट को नेट बुक वैल्यू पे लाओ, यानी एसेट को बुक वैल्यू पे लाओ। अब मैं ट्रांसफर करूंगा अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का एंटायर बैलेंस एसेट अकाउंट में। इसकी एंट्री बनेगी जो आपको नजर आ रही है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और प्लांट का लफ्ज यूज कर रहे हैं हम, प्लांट क्रेडिट 50 से। इस एंट्री का नाम हम रखेंगे वार्म अप। इसका नाम रखेंगे, यानी एसेट को तैयार कर रहे हैं, वार्म अप हो रहे, वार्म अप हो रहे। क्या आगे बहुत लंबी एक्सरसाइज करनी है, यानी आगे रिवैल्यूएशन होनी है। तो रिवैल्यूएशन होने से पहले हम एसेट को वार्म अप कर दिया करेंगे, तैयार कर दिया करेंगे। पुत्र रेडी हो जा, रिवैल्यूएशन होने वाली, इस एसेट को तैयार कर देंगे। अच्छा जी, यहां पे हम लिख देंगे एसेट अकाउंट में ले जाओ, और यहां हम लिख देंगे अकामुलेटेड एफसीएन। इस इन अल्फाज में ना जाया करें, वैसे ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। बस अकामुलेटेड एफसीएन डेबिट एसेट क्रेडिट। इस एंट्री का फायदा यह होगा कि अकामुलेटेड एफसीएन का बैलेंस किताबों में 0 आ जाएगा,
और अगला फायदा यह होगा एसेट बुक वैल्यू पे आ जाएगा। अब 500 माइनस 50 का मतलब है 450 इधर भी तो था। अब असल में वो 450 लाना हमारा मकसद था, क्योंकि हमने 450 को काले को नीले से कंपेयर किया ना, तो 450 पे हमारा एसेट आ गया। इनको काटें दोनों को, 450 पे हमारा एसेट आ गया। अब एसेट इस काबिल हो गया है कि इसको मैं क्या कर लूं, रीवैल्यू कर लूं। अब आपने ये जो मैंने ब्लू मार्कर यूज किया है इसको सामने रखते हुए मुझे बता दें क्या जर्नल एंट्री बनेगी। प्लांट प्लस प्लांट डेबिट, सरप्लस प्लस अनरियलाइज खुशी को अदर इनकम में ना डालें, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल दें। प्लांट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, प्लांट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। ये वार्म अप करने के बाद आपने एंट्री करनी है, लेकिन साथ लिखना है आपने OCI। ये सरप्लस फॉर द ईयर आया है, फॉर द ईयर, एंड दैट इज ये 180 जो आपको यहां नजर आ रहा है। तो इट इज द ऑब्जेक्टिव कि हम एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू के ऊपर ले आते हैं ताकि वो रेडी हो जाए रिवैल्यूएशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट 70 रुपए की एंट्री। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इन P&L डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ₹20 की एंट्री। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अब इस जर्नल, खड़े रहो थोड़ी देर, कपड़े सही करने के लिए खड़े हो, खड़े रहो थोड़ी देर, सर भी खड़े हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स। अच्छा, मैंने कहा था बाल कटवा के लाओ, बाल सही नहीं काटते। आपका इलाका कौन सा है? कश्मीर? आर यू सीरियस? अच्छा, तो कल बाल कटवा के आना कश्मीर से। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अब हम डिस्कस करेंगे जी कि ये 20 रुपए की जर्नल एंट्री की, दांत अंदर, 20 रुपए की जर्नल एंट्री की क्या वजह है, इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं। इसकी डिस्कशन की ये वजह है 20 रुपए की जर्नल एंट्री क्यों कर रहे हैं। असल में हमारे सवाल में SOCI जब बना है तो P&L पे लोड गया है डेप्रीसिएशन का, P&L पे लोड गया डेप्रीसिएशन का, और OCI पे लोड नहीं गया। OCI में खुशी गई है 20 की। तो डेप्रीसिएशन अभी आपको जमानी याद है 70 रुपए की है, इसकी एंट्री है डेप्रीसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और 20 रुपए की एंट्री है एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट इन OCI। जब बनेगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं पैट, एज्यूम कर रहा हूं पैट 303 रुपए। जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगी, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस, जब ये चीजें इसमें आएंगी तो बैठ जाओ, ओपनिंग बैलेंसेस, शेयर कैपिटल का जरूर कुछ होगा, रिटेन्ड अर्निंग का जरूर कुछ होगा, सरप्लस नहीं है तो बैलेंस 0 है। अच्छा, इधर आएगा पैट 303 का, इस तक पहुंचते हुए 70 रुपए की डिडक्शन माइनस हो चुकी होगी, सरप्लस आएगा 20 का। अब ये 303 मुखातिब होगा 20 से। सरकार सॉरी मैं हाँ यही सोच रहा था 180 की तो क्या चीज है, बिल्कुल बिल्कुल मैं भी ये परेशान हो गया था। व्हाट वाज द सरप्लस फॉर द ईयर? एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, मादरत 180। अच्छा, अब ये 330 मुखातिब होगा 180 से। तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से डेप्रिसिएशन आई 20 ज्यादा, वो बर्दाश्त की मैंने, फील कर, देख जरा मैंने बर्दाश्त की।
तेरी वजह से डेप्रिसिएशन आई 20 ज्यादा, आम हालात में कितनी आनी थी 50, लेकिन तेरी वजह से कितनी डेप्रिसिएशन ज्यादा आई 20 रुपए की, तो तेरी वजह से मैं 20 रुपए कम हो गया। ये बोलते हैं आपस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बातें करे होते हैं, ये बोलते हैं आपस में तेरी वजह से मैं 20 रुपए कम हो गया। इसने कहा चल यार ये कमी मुझे दे दे, तू बढ़ जा, शौक पूरा कर ले अपना, ये कमी मुझे दे दे, मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। तो कमी को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपने रूट कराना है। अब हुआ क्या, 303 में जब 20 ऐड हो गया तो 330 का जो गम था वो खत्म हो गया, और जिस अकाउंट की वजह से वो गम आया था उस अकाउंट का नाम था सरप्लस। इसने कहा ये गम मैं बर्दाश्त करता हूं ताकि सरप्लस का एज ऑन बैलेंस हो जाए 160, तो इस गम को मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। तो ये कुछ वजह है सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट एंट्री करने की। छोटी सी वजह लिख लें, है कोई नहीं, मुझे तो उनको ताव दे दे के मुझे बनाने की कोशिश कर रहा है। लिखें P&L में 20 की डेप्रिसिएशन ज्यादा गई, 20 के साथ ब्रैकेट में लिखिएगा 70 - 50। P&L में 20 की डेप्रिसिएशन ज्यादा गई, 20 के साथ लिखिएगा 70 - 50। ये कहां लिख रहे हैं, इस एंट्री पे स्टार डाल के, इस एंट्री पे स्टार डाल के, इस एंट्री पे स्टार डाल के। P&L में 20 की डेप्रिसिएशन ज्यादा गई, उस वजह से आरई कम हो गई, उस वजह से आरई कम हो गई। आप देखें, आप देखें, आप देखें, मैं बताऊंगा, मैं फिक्र पूरा कराऊंगा। आप देखें मैंने आरई को बढ़ा के, आप देखें जी लिख रहे हैं बिल्कुल, आप देखें मैंने आरई को बढ़ा के सरप्लस कम कर दिया, आरई को बढ़ा देना वापस अपनी जगह पे ले आए। आप देखें मैंने आरई को बढ़ा के सरप्लस कम कर दिया, मैंने, आप देखें मैंने आरई को बढ़ा के सरप्लस कम कर दिया। अगली बात ऑप्शनल है, फुल स्टॉप के बाद देखें मेरा जादू। जाहिर बात है जब बुक वैल्यू 0 होगी तो ये सरप्लस भी 0 हो जाएगा। बैलेंस शीट में तो देखो एसेट जाता है ना मार्केट प्राइस के ऊपर। लॉजिक्स डिस्कस कर लेना बाद में, वैसे जितनी की है काफी है, कर लेना बाद में आकर डिस्कस। 150 पे आ जाओ, फैकल्टी रूम में आ जाओ। अच्छा ये टीयर रूम में आ जाना। अच्छा जी आगे चले। अब अगला साल देखते हैं कि हमने कौन सा गुल खिलाया। गुल तो है ही खेलने के लिए। अगले साल के पहले दिन मेरा एसेट कितने का हो गया? ओए मेरा एसेट कितने का हो गया? 320 का। रीवैल्यूड अमाउंट अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है मेरा एसेट कितने का हो गया? 320 का। अब मोहतरम आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है? आपने यकम जुलाई 13 को, यकम जुलाई 12 सॉरी यकम जुलाई 12 को खड़े होकर इस एसेट पर बताएं गेन आ रहा है या लॉस। 560 की चीज गिर के कितने पे चली गई? 320 पे। रीवैल्यूएशन लॉस बीटा बैलेंसिंग 240 का आया गम। $240 का आया गम। अब मुझे बताएं अगर एक बंदे के पास 240 गम उसे आए हैं और पहले से उसके पास 160 की खुशियां पड़ी हैं, तो अजीब सी बात नहीं है कि 240 का गम भी आप शो करें और 160 की खुशी भी शो करें। बेहतर है इसको नेट कर दें। कितना गम आया, कितनी खुशी पड़ी है, यहां पे आपने नजर रखनी है। अब यहां पे कितनी खुशी पड़ी है, गम को इस्तेमाल करें खुशी को खाने के लिए।
इन दोनों का डिफरेंस निकाल के गम निकाला करना है। गम कितना आया 240, खुशी कितनी थी, गम आप खुशी को खाना पसंद करेंगे जी, मैं और भी बहुत कुछ खाना पसंद करूंगा, चले पहले आप खुशी को जरा खा लें। क्या गम खुशी खाने के बाद अभी तक बरकरार है? कितना गम बरकरार है? 80 का गम हो गया फॉर द ईयर और एज ऑन गम भी फॉर द ईयर। चलें यहां तक नोट करें। P&L का कॉलम बना देते हैं। डेट इज अ खर्चा। जी कौन कह रहे समझ नहीं आई? इसमें तरतीब मेरे भाई ये हुआ करेगी, इधर देखो। असल में ना फोरसीन लॉस को P&L में बुक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फोरसीन लॉस P&L में बुक हो सकता है। कितना गम आया, कितनी खुशी पड़ी थी, कितनी खुशी रह गई, अभी कितना गम बाकी है 240 माइनस 160, और आज तक का गम, इस गम को P&L में डाल दो। अब आपने जर्नल एंट्रीज करनी है रीवैल्यूएशन की। किसकी जर्नल एंट्रीज करनी है? रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज करनी है। रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री से पहले एक एंट्री जरूरी है वार्म अप की। मुझे बता दें डिप्रिसिएशन में कितना बैलेंस अकम्युलेशन में पड़ा था? 50। वो तो पिछले साल ही मैंने शिफ्ट कर दिया था। अब सिर्फ कितना पड़ा हुआ है? 70। अब वार्म अप करें। 1 जुलाई 12 accumulated depreciation debit with the amount of 70. वार्म अप के बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री करें। एसेट माइनस सरप्लस माइनस लॉस बुक, लॉस बुक करना है। एसेट माइनस एसेट माइनस 240 सरप्लस डेबिट इसके साथ आपने ओसीआई लिखना है। ये ओसीआई से रूट हुआ करेगा, ये ओसीआई से रूट हुआ करेगा। सिर्फ एक सरप्लस ओसीआई से रूट नहीं होगा, डेट विल बी ये वाला सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ये वाला सरप्लस जो है वो ओसीआई से रूट होगा। जिनको थोड़ा सा मसला आ रहा है, अभी मैं ये स्क्रीन हटा देनी है इधर से और आपको 4 सालों का P&L और 4 सालों की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बना के दिखानी है, फिर ये बात आपको समझ आएगी। फिलहाल बस ये समझ लें कि जब भी वार्म अप की एंट्री के बाद एसेट क्या होगा? रीवैल्यू होगा। तो यू मस्ट रूट दिस लॉस और गेन थ्रू ओसीआई। व्हाट इज द लॉस फॉर द ईयर? 160। सिर्फ कौन सा वाला ओसीआई से रूट नहीं होगा? ये ट्रांसफर वाला। अच्छा, और P&L डेबिट, इसे P&L भी कह सकते हैं और रीवैल्यूएशन लॉस भी कह सकते हैं। इसका नाम रीवैल्यूएशन लॉस भी लिख लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमने इसे करंट टैक्स की वर्किंग में उल्टाया करना है। ये भी उल्टाया करेंगे, डेप्सिन भी उल्टाया करेंगे। तो करंट टैक्स की वर्किंग में हमने उल्टाया करना है, तो इसको रीवैल्यूएशन लॉस लिख दें। क्या मे आई गो टू? कितनी देर में आओगे? 5 मिनट। ये वाला दरवाजा खोल दो, जल्दी जल्दी जाओ। आप ये डेप्सिन रिकॉर्ड करें। डेट नहीं डालनी, डेट नहीं डालनी। प्राइस बताएं क्या है? इस 320 को आपने खत्म करना है। यहां से जरा नजर मार के बताएं कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। टोटल 10 माइनस 2 8। एसेट को भी ऐसा ऐसा खत्म करें और लॉस को भी ऐसा ऐसा खत्म करें, जैसे पहले सरप्लस को खत्म कर रहे थे। क्या चीज? 8 तो कितने? हाँ, कम्युलेटिव लॉस क्या कह रहे हो? ये मैं भी बताता हूं। अच्छा जी, एसेट को भी ऐसा ऐसा खत्म करें और लॉस को भी ऐसा ऐसा खत्म करें। बताएं जी। रिवर्स साइन यूज करना है हमेशा इधर।
इस पे मैं डिस्कशन करूंगा अभी। +10 क्यों लिखा है? अच्छा, अब डेट लिखनी है, लिखते हैं 30 जून 13। P&L फॉर द ईयर, अभी मुझे एंट्री तो देख लें आप क्या होनी है, फिर क्वेश्चन पूछना है आपने। ओके, 40 रुपए की एंट्री बताएं, 40 रुपए की एंट्री बताएं। डेट 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 इस 10 रुपए पे मैं क्रॉस करूंगा, रेड मार्कर देना। इस 10 रुपए की कोई एंट्री नहीं होगी, उधर पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, ये बैग के अंदर से नहीं निकाला था, मैं कहाँ लिख, मैं जेब में डाल लिया, मैं घर छोड़ आया हूं किधर। अच्छा तो 10 रुपए के साथ क्रॉस लगा दें, इसकी जनरल एंट्री नहीं करनी, और 5-10 मिनट मुझे दे दें ताकि हम 5-10 मिनट ज़ाया करें इस 10 रुपए की डिस्कशन के ऊपर कि इसकी जनरल एंट्री क्यों नहीं करनी। ओके, आपने एसेट लिया 100 रुपए का, आपने डेप्रिशिएट किया इसको 40 रुपए, चेहरा ऊपर करके डेप्रिशिएट करना है। चलो बना दो पार्ट 2।